हेलो बच्चों, नमस्ते। हाय, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, एकदम बढ़िया ना। हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं और आज हम वर्क का अगला टॉपिक जो है, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट, फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स को हिंदी में अगर बोले तो बल का क्षेत्र। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, field of force is the region field of force is the region field of force is the region which the force can be field of force is the region which the force can be experienced। ये आप एक प्यारी सी डिफिनेशन लिख सकते हैं। यानी बल का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तक ही हम बल का अनुभव कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, लेकिन कुछ लिमिट तक हम उस क्षेत्र में बल का, उस लगे हुए बल का अनुभव कर पा रहे हैं, तो हम उस फील्ड तक ही फील्ड ऑफ फोर्स बोलेंगे, जहां तक हमको उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, जहां तक हम महसूस कर पा रहे हैं। तो फील्ड ऑफ फोर्स इज द रीजन, यानी बल का क्षेत्र वह क्षेत्र है, वह रीजन है विच द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहां से हमको फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। अब फील्ड ऑफ फोर्स होती हैं दो टाइप की। एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। सबसे पहली बात, फोर्स आगे रीजन भी लिख सकते हो दोनों में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रीजन, कंजर्वेटिव फोर्स रीजन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रीजन। पहली बात, इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रीजन की बात करें तो इसमें एस, लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें ऊर्जा की हानि होती है, लॉस ऑफ एनर्जी। दूसरी बात अगर हम करें तो आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें हम पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें नॉट डिफाइन। अब ये सारी बातें क्या है मैं आगे बताऊंगा। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, टेशनल फोर्स, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें। इसमें बात करें तो जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारे फोर्सेस इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि स्टार बना के लिखनी है दोनों में, सबसे नीचे, इसीलिए इसको मैं लिख रहा हूं, ये जो है डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ, सॉरी, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ लिखना था मुझको, डिपेंड, नॉट डिपेंड कर लो,
ये पथ पे डिपेंड नहीं करेंगी, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, और ये लिख लो डिपेंड ऑन द पाथ। ये रास्ते पे निर्भर नहीं करती हैं और ये वाली रास्ते पे निर्भर करती हैं। आप यहां तक नोट करो जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इतनी बातें जानना। हो गया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे अगर थोड़ी सी हम समझे बातों को कि हम बात किसकी कर रहे हैं एक्चुअल में, तो हम बात कर रहे हैं, अब यहां तक आपने नोट कर लिया ना। जैसे बताता हूं कि क्या है डिपेंड, क्या है नॉट डिपेंड, तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मान लो ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट पे जाना है, तो हम इधर से जाएं या सीधे जाएं या इधर से जाएं। हम ए से बी तो पहुंच गए ना, तीन अलग अलग रास्ते से गए। यहाँ से कुछ वर्क हुआ, यहाँ से वर्क हुआ W2, यहाँ से वर्क हुआ W3, तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, यानी कि यहाँ पे वर्क हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमको फाइनल और इनिशियल पॉइंट से ही मतलब है, बीच के रास्ते कैसे भी हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं, तीनों रास्ते पे जो वर्क किया गया है वो बराबर होगा। वही अगर हम इधर बात कर लें कि अगर हमें ए से बी पॉइंट पे जाना है नॉन कंजर्वेटिव में, और हम देखो तीन अलग अलग रास्ते से गए ए से बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हम W1 W2 और W3 की बात करें बेटा, ठीक है, W1 W2 W3 की बात करें, तो W1 नॉट इज इक्वल टू W2 नॉट इज इक्वल टू W3 होगा। ये बात है, यही बात थी, ठीक है। आपके एग्जाम में एक पेपर में मेंस में ये बात पूछी भी गई थी इसको लेके कि ऐसा, चलो पहले इसको आप नोट करो फिर बताता हूँ। ए से बी, चलो आपने नोट कर लिया है ना, नोट करते चलिएगा साथ में, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर लिया करो। ऐसा क्वेश्चन था आपके मेंस में आया हुआ, एकदम इजी सा क्वेश्चन। एक ए पॉइंट था और इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे तीन अलग अलग रास्तों से गया, वर्क किया तीन अलग अलग रास्तों से ए से बी, ठीक है। अब ऑप्शन में था कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, दो ऑप्शन और थे, तो उसमें से आपका ये कौन सा है भाई, तीन अलग अलग रास्तों से जा रहा है, तीन अलग अलग रास्तों से जा रहा है, और बोला गया था ऑप्शन में कुछ ऐसा, और बोला गया था कंजर्वेटिव है, ऊपर लिखा था कंजर्वेटिव फोर्स करके, और उसके बाद में ये डायग्राम बनाया गया था, और कंजर्वेटिव फोर्स बोला गया था, साथ में कंजर्वेटिव फोर्स रीजन बोला गया था। तो W2 इज इक्वल टू W3 था, W2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 था। ये बोला गया था कि ये कंजर्वेटिव है, कैसा है, कंजर्वेटिव का डायग्राम था, और बोला गया था W1 इज इक्वल टू W2 नॉट इज इक्वल टू W3, और एक ऑप्शन आपके पास में और था कि ये सारे नॉट इक्वल है। तो बताओ, बोला गया था कंजर्वेटिव फोर्स रीजन में है, ऐसा डायग्राम बना था, कौन सा ऑप्शन सही है? हमको पता है कंजर्वेटिव में ए और बी पॉइंट देखते हैं, बीच का रास्ता नहीं देखते, यानी कि सारा वर्क बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो हो गया नोट यहाँ तक। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल की। अभी हमने बताया था ना कि वो पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, उसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या है, चलो हम समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल,
पोटेंशियल की हम बात करेंगे। अब पोटेंशियल में ऊपर का हम रब कर देते हैं, ऊपर तो कुछ है नहीं। पोटेंशियल को बेटा हिंदी में हम विभव भी बोलते हैं। क्या? विभव। पोटेंशियल, विभव। ठीक है। मान लो कि जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और इसका पोटेंशियल जीरो है। क्या है? जीरो पोटेंशियल है। और हमारे पास कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है। तो इनफाइनाइट से ए तक, कहां तक? ए तक। एक मिनट बेटा। इनफाइनाइट से हम चलते 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 उस पार्टिकल को ए तक लेकर आए। कहां तक लेकर आए? ए तक लेकर आए। और ये पार्टिकल जो है ना इनफाइनाइट वाला, ये यूनिट पार्टिकल है। ये कैसा पार्टिकल है? यूनिट पार्टिकल है। इसका +1 कूलॉम हम चार्ज मान के चल लेते हैं। कितना? +1 कूलॉम चार्ज मान के चलते हैं। ठीक है। क्योंकि भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दोगे तो +1 कूलॉम चार्ज हम मान के चलेंगे हमेशा, क्योंकि यूनिट पार्टिकल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी तो 1 kg का हम ये मान के चलते हैं। पेपर में आएगा तो 1 कूलॉम ऑप्शन होगा, ये 1 kg होगा यूनिट पार्टिकल के लिए, तो वही टिक करना। ठीक है। तो वो वाला यूनिट पार्टिकल था 1 कूलॉम का, 1 kg, 1 कूलॉम चार्ज 1 kg के साथ चलते 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 हम ए तक लेकर आए। तो भाई रास्ते में चले तो रास्ते में कार्य किया ना, अभी हमने बताया है। W1 W2 क्या लिख रहा था मैं, और ए से बी तक जाने में कार्य होता है। ठीक है ना, वर्क होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में W कार्य हो रहा है। तो हम बोलेंगे, इसकी अगर हम पोटेंशियल की डिफिनेशन लिखें तो हम बोलेंगे कि अ यूनिट पार्टिकल from the infinite comes to point A, comes to point A, then the work done by the in this process, in this process is the potential of point A। ये बात याद रखना है। पोटेंशियल की डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे हम कि कोई इनफाइनाइट से यूनिट पार्टिकल था, उसको हम वर्क करके ए तक लेकर चले आए। और जो यूनिट पार्टिकल होता है उसका मास 1 kg लेंगे, उसका चार्ज हम 1 कूलम लेंगे, उसको हम वर्क करते 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 ए पॉइंट तक लेकर आए। तो हम बोलेंगे कि किसी इनफाइनाइट से पार्टिकल, यूनिट पार्टिकल को ए तक लाने में किया गया कार्य या वर्क ही ए का पोटेंशियल कहलाता है। ए का पोटेंशियल कहलाता है। क्या बात समझ में आई? तो बस ये छोटी सी एक बात थी, इसे आपको याद रखना है। अब हम पोटेंशियल की बात हो गई, बस खत्म। अब हम एक फिर से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसे थ्योरेटिकल बातें हैं बेटा, तो ये सब एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की, और उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ। अब सब नोट करते चलो एकदम फेयर नोटबुक बना के, और पेपर से जाने से पहले यही रिवाइज कर लेना।
पीवाईक्यू लगाना है, पीवाईक्यू हम कर लेंगे। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोले तो स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो सोच लो कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली यू से डिफाइन करते हैं, या फिर इसी को हम पीई बोल देते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीई। ये बात आपको याद रखना है। बात समझ में आई? अब आगे सुनना मेरी बातों को ध्यान से। जो पोटेंशियल एनर्जी आपका होगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, du/dx du/dy प्लस du/dz। ये बात भी आप नोट कर लो। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी पहले समझाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, फिर हम आगे इसकी बातें करेंगे। पहले आप इतना नोट कर सकते हो। अच्छा, अभी हमने एक बात बताई थी आपको कि जो पोटेंशियल है वो हम किस में डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल को हम केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगा अपना, फोर्स फील्ड होगा, वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव, यानी संरक्षिबल होगा, असंरक्षिबल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको साइड में नोट कर लेना है। अभी मैं इसको जनरली बताता हूँ कि ये है क्या। ये ओवरऑल माइनस में ही आता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है समझना। जैसे हमारे पास में एक बॉल है, आज समझ लो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जैसे आपके पास में ये एक बॉल थी, अब इस बॉल के पास अभी पता है क्या है, अभी इस बॉल के पास पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा शायद से, वो होता है, क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, mgh। क्या होता है, mgh। और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। और जैसे ही इस बॉल को हमने रिलीज किया, तो ये बॉल चलते 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 यहाँ पे पहुंच गई। ये बॉल ग्राउंड पे पहुंच गई। कहाँ पहुंची, ग्राउंड पे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। ये बीच की डिस्टेंस थी इसकी h, मास इसका था m, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही होती है mg। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो हमारा क्या होता था, वर्क होता था। तो यहाँ वही तो वर्क होगा ना, और यानी उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। mg, m मास है, g ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg, और हाइट h, तो mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये बॉल जब ऊपर थी तो जब तक रुकी थी तब तक इसके पास पूरा पोटेंशियल एनर्जी ही था। जैसे ही इस बॉल को छोड़ा गया ना, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये बॉल है अपनी, ठीक है। अब इस बॉल के पास अभी क्या है, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है। ये बॉल क्या चाहती है, ये बॉल चाहती है कि मुझे छोड़ो और मुझे नीचे जाने दो, स्टेबल होने दो, जमीन पे, धरती पे जाने दो। लेकिन हमने इसको पकड़ के रखा है तो एकदम गुस्से से लाल है कि भाई मुझे छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ही जा रही है। यानी इसके पास जब तक है तब तक गुस्सा, ऊपर जितना ऊपर ले जाऊंगा उतना ही गुस्सा होती जाएगी, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे नीचे जाने दो, नीचे जाने दो। और जितना ऊपर लेके जा रहा हूँ उतना ही क्या हो रही है, गुस्से से लाल हो रही है एकदम। और जितना नीचे जाएगी उतना इसका गुस्सा ठंडा होगा, अरे मैं तो धरती पे पहुंचने वाली हूँ। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है, जैसे जैसे चीज को उसकी स्टेबिलिटी से दूर लेके जाया जाता है। यानी स्टेबल तो ये नीचे ही रहती है ना, और जैसे जैसे हम इसको जमीन से ऊपर उठाते हैं ये गुस्से से लाल होती जाती है, और जैसे ही गुस्से से लाल हो रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है।
जितना ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी। और मान लो यहाँ पे मैंने रोक दिया, अब यहाँ पे अगर रोक दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फुल इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही है। किसी भी वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी होती है जब तक वो ऊपर स्टॉप होता है, और जैसे ही इसको छोड़ा जाता है, जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तुरंत फ्री एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फ्री एनर्जी को ही हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यही चलता रहता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी समझना बातों को ध्यान से, सुनना ध्यान से बातों को। बॉल बीच में यहां भी रही होगी, यहाँ पे इसके पास पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी, ऊपर थी तब तक, रास्ते में थी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, और जैसे ही जमीन पे पहुंची फिर से रुक गई, तो फिर से रुक गई तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है क्योंकि बॉल रुकी हुई है। काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, तभी काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे ये बॉल स्टॉप थी, यहाँ पे स्टॉप थी, यू जीरो था, वेलोसिटी जीरो थी, तो फुल पोटेंशियल एनर्जी। रास्ते में कुछ वेलोसिटी रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नीचे, वेलोसिटी भी जीरो हो गया, और तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। और दूसरी बात, हाइट बिल्कुल नहीं है जमीन से, जब हाइट ही नहीं है तो ये गुस्से से लाल क्यों होगी, क्योंकि ये धरती पे रहना चाहती है, धरती पर ही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या है, कि जैसे ही इसको इसके कंफर्ट से दूर ले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जितना ही ये स्टेबल है, सुकून में है, एकदम कंफर्ट में है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब गुस्सा, कंफर्ट से दूर ले जाना, ठीक है। तो जो वर्क होता है, वर्क आपका पूरा निगेटिव होगा, तभी टोटल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी आती है, यह बात याद रखना। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं भाई। मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लग रही है नीचे, फोर्स लग रही है नीचे, मैं बॉल को लेके जा रहा हूं ऊपर। अगर मैं बॉल को लेके जा रहा हूं ऊपर, फोर्स लग रही है नीचे, तो फोर्स तो नीचे है, बॉल लेके जा रहा हूं ऊपर, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, तो मतलब मैं माइनस में वर्क कर रहा हूं, और माइनस में वर्क कर रहा हूं ओवरऑल, एक तो बात हो गई। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है मेरी, पोटेंशियल एनर्जी मेरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखो ये आपके पास में एक मार्कर है, मार्कर है, ये भी स्टेबल था, यहाँ पे मान लो ग्राउंड लेवल है, स्टेबल है। अब इस मार्कर देखो नीचे, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ नीचे mg फोर्स लग रही है, फोर्स नीचे वर्क ऊपर, तो वर्क तो निगेटिव हो गया। और साथ में मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे चीजों को ऊपर ले जाओगे गुस्से में लाल होता जाएगा, मुझे छोड़ो नीचे जाना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती है तो वर्क कैसा होता है, निगेटिव में होता है, तो ये बात याद रखना है। अच्छा, हमको पता है कि हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स, लेकिन हम एफ कौन सा लिखेंगे, कंजर्वेटिव, एफ कंजर्वेटिव संरक्षी बल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एफ कंजर्वेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू को हम डी यू बोल देते हैं, डी यू, और कैसा, निगेटिव, निगेटिव इधर लगाओ नहीं तो इधर लगाओ, तो यहाँ से अगर हम एफ कंजर्वेटिव की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ये बात है, ये बात। एफ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल, वही ग्रेविटेशनल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्प्रिंग, इतनी बातें याद रखनी। माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सोचना ध्यान से, एक चीज को सोचना कि यहाँ पे माइनस वर्ड जरूर, माइनस का साइन बीच में जरूर होना चाहिए, ये बात आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ, डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब डेरिवेशन ऑफ यू, डेरिवेशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में होती है चीजें, और जो ऊपर डी के साथ लिखा होता है उसी का डेरिवेशन करना है हमको, या डिफरेंशिएशन बोलो, है ना, डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो ज्यादा ही बेटर है।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी हम वही करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो इसलिए डेरिवेटिव लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक बात याद रखनी। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और ज्यादा बात क्लियर होगी। रब करें, आप सारी बातें ध्यान से नोट कर लेना बेटा। एक सवाल करते हैं, ये आपका मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी दी गई है आपके पास में, एक पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि फोर्स बताओ। क्या बताओ? फोर्स बताओ। और इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया गया है 2,3,6, 2,3,6 पॉइंट है, 2,3,6 पॉइंट है। और ये पोटेंशियल एनर्जी है। आपसे पूछा गया है फोर्स। क्या पूछा गया है? फोर्स। अभी हमने जो u बताया था, टोटल डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, याद करो, बताया था ना, तो वही तो फोर्स होती थी ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के साथ, किसके साथ? माइनस के साथ, याद रखना, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई प्लस डी यू। यू मतलब ये क्या है? यही वाला यू, कैपिटल बनाना, यही आपका फोर्स हो जाएगा। चलो पहले हम क्या निकालें? डी यू निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स करना है, यानी एक्स का क्या हो जाएगा? 5 टू आगे आएगा, 5 टू जा 10x, 5 टू जा 10x, और साथ में क्या है? y, y कांस्टेंट होगा, यानी जब हम x का करेंगे तो x को ही देखेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी x है, हाँ है, तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा, x की पावर 1। x का क्या होता है? x की पावर 1 है ना, तो डी बाई डी एक्स करना है, तो एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो 1 की पावर 1 जीरो, यानी 1 आएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर। एक्स का 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी x है, माइनस है तो माइनस लगा लो, x का हो जाएगा 2x, और yz हमारा कांस्टेंट है। ये विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया हमने। अब हम विद रिस्पेक्ट टू करेंगे y। अब जहाँ जहाँ y है उसको देखो, इसमें y है, हाँ, तो y का 1 हो गया, और 5x स्क्वायर प्लस y है ही नहीं तो जीरो, माइनस y है, मतलब एक्स स्क्वायर, और z आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे डी यू बाई डी जेड, ठीक है। जेड की अगर हम बात करें, यहाँ जेड है नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ जेड है 4 टू जा 8z, और x तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर, वाई कांस्टेंट रहेगा, जेड का हो जाएगा 1। ये चलो अब एक्स वाई जेड की हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, एक्स वाई और जेड। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 है, तो 10 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4, जेड की वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, 5 एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू है 6। यहाँ पे अगर देखें तो 8, जेड की वैल्यू 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3। सॉल्व करो, 10 दूना 20, 3 60, छका 36, ये हो गया कितना? 10 टू जा 20, 20 3 60, ये हो गया 60 प्लस
36 4 जा 72 दूना 144, 18 दूना 36 दूना 72, यानी 72 60, 7 6 13, 132 आएगा बेटा यहाँ पे, 132, यानी इसका ओवरऑल आया, मैं पार्ट में कर देता हूँ, इसका ओवरऑल आया 132। इसका देखो, दो दूनी 4 5 चौक 20, दो दूनी 4 6 चौके 24, दो दूनी 4 6 24, दो दूनी 4 5 20, यानी इसका आएगा -4। इसका 8 6 48 दूना 96, दो दूनी 4 3 12, 96 से 12 जाएगा तो 84, इसका हो गया 84। ठीक है ना। देखो तीनों का हमने डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड निकाल लिया। अब यहाँ पे पुट करो, हमको फोर्स चाहिए तो माइनस बाहर रहेगा जरूर। अब इनको पुट करो, 132 -4 + 84, इनको सॉल्व करो, 84 13 97, 8 1 9 4 97 से 4 जाएगा 93, -93 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा, -93 न्यूटन। क्या बात समझ में आई आपको? तो ऐसे बेटा न्यूमेरिकल इसके करने होते हैं। आपको सिंपल सा इधर वर्क, सॉरी, आपको सिंपल सा यू पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल एनर्जी दी जाएगी, फोर्स पूछेगा, पॉइंट दे देगा, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड आपको निकालना रहेगा, और निकाल के ब्रैकेट माइनस बाहर रखना, तीनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर था, लेकिन मैंने हर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको बेटा क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने इस परिवार में जुड़ जाइए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। आपको ऐसे ही एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ला के मैं देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।